नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए देखिए, 4 लाइन सुंदर सी दी गई है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मतलब जिन किसी ने आपसे कह रखा है कि आपके बस की बात नहीं है, आपके लिए नहीं बना है, यकीन मानिए अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपने से ज्यादा बेहतर अपने आप को आपको समझने वाला दुनिया में कोई नहीं है। आप अगर सोच सकते हैं तो आप निश्चित मानिए वो आपका ध्येय जो है उस कार्य को करने के लिए प्रेरित भी होना चाहिए और वह लक्ष्य आपको प्राप्त होके ही रहेगा। और अंत में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प दिए गए हैं। पहले 1 अक्टूबर, दूसरा 2 अक्टूबर, तीसरा 8 अक्टूबर, चौथा 5 अक्टूबर। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। और आजादी के बाद 1950 में इसे एयरफोर्स के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थल सेना, वायुसेना और नेवी से लेकर, तो सिपरी की हाल ही में रिपोर्ट में आई थी। तो आपको याद रखना है कि सिपरी की रिपोर्ट के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन के उभरा है, तो भारत जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश के रूप में आया है। अगर हम बात करें सिपरी की ही रिपोर्ट के आधार पर कि विश्व में सैन्य शक्ति के आधार पर भारत का क्रम कौन सा है, तो विश्व में सिपरी के आधार पर सैन्य खर्च में भारत का स्थान जो है ये तीसरा है। साथ ही साथ एक बिंदु और भी याद रखना है, अगर विश्व के सापेक्ष हम तुलना करें भारत की सेनाओं का, तो यहां पर भारत का स्थान कौन सा है, तो विश्व के सापेक्ष भारत की जो सेनाएं हैं ये चौथे क्रम पर आती हैं। लेकिन अगर हम बात इंडिविजुअल वायुसेना की कर ले मित्रों, तो यहां पर भारत का स्थान तीसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। अब यहां जैसा कि बात हो रहा है वायुसेना से, तो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो आपको याद रखना है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी जो हैं, विवेक राम चौधरी ये भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं। अगर यही हम बात करें थल सेना की दोस्तों, तो थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे। कौन है दोस्तों? मनोज पांडे जी हैं। और अगर हम यही बात कर लें जल सेना या नेवी की, तो एडमिरल हरि कुमार जी जो हैं ये कौन है, तो आपको याद रखना है नेवी के प्रमुख कौन है, एडमिरल हरि कुमार। अब अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दिवस से के आधार पर पूछे जाते हैं और आपको बार बार रिवीजन कराने के लिए कहा जाता है, आपके समक्ष वो रखी जाती हैं। इसका एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि अगर दिवस से प्रश्न जो बने तो वहां से गलत होने का चांस ना हो, क्योंकि अगर आप आसान प्रश्न गलत करके आते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप सफलता से दूर जाते हैं। और इस सेशन का एक उद्देश्य है कि दिवस से रिलेटेड या जो फैक्ट उस प्रश्न से रिलेटेड बनते हैं उनको उस प्रश्न के माध्यम से बता दिया जाए, रिकॉल करा दिया जाए, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपके प्रश्न गलत ना होने पाए। आइए अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को देखें। जैसे 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती दिवस और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें 5 अक्टूबर की, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था और IUCN की रेड लिस्ट में यह शामिल भी है। इसी कारण 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां 8 अक्टूबर की, तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
15 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी से संबंधित एक संस्था है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है और इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। अगर हम बात करें 24 अक्टूबर की तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था और इसके भाग 6 मुख्य भाग हैं और 6 भाषाएं हैं और टोटल देश कितने सदस्य देश हैं? 193 देश हैं। नवीनतम सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 31 अक्टूबर की दोस्तों तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यह भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले को यह समर्पित है राष्ट्रीय एकता दिवस। आइए अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न नोबेल से संबंधित है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा किया गया? अब देखिए हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला एलिस बिलियात्स्के, दूसरा मेमोरियल, तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, चौथा दिया गया है सभी। तो यहां जो हमारा विकल्प सही है मित्रों, ये सभी सही होगा, क्योंकि हम लोगों ने नोबेल से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर रखी हैं कि नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक साथ एक वर्ष में एक क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अब यहां पर ये 2 संस्थाएं हैं, मतलब पहले एलिस जो हैं ये व्यक्ति हैं, ये कहां से संबंधित हैं? बेलारूस। कहां से दोस्तों? बेलारूस किससे संबंधित हैं? और मेमोरियल जो है ये रूस की मानवाधिकार संस्था है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की बात करें तो यह यूक्रेन की मानवाधिकार से संबंधित एक संस्था है। इन 3 संस्थाओं, 2 संस्थाओं को और एक व्यक्ति को 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अब यहां से जो प्रश्न है, इस प्रश्न के सापेक्ष जो इंपॉर्टेंस है वो तो है ही है, लेकिन यहां से शांति के क्षेत्र में आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न लगातार यह बनता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से प्रदान किया जाता है? तो आप याद रखें, शांति का नोबेल पुरस्कार नार्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है। बाकी कितने नोबेल पुरस्कार? बाकी 5 क्षेत्र जो है नोबेल पुरस्कार के, वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। यह आपको प्रश्न जरूर याद रखना है, क्योंकि हम लोगों ने नोबेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हाल फिलहाल के दिनों में कलेक्ट की हैं। तो आप एक बार पुनः इसको ध्यान रखें कि शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से ना देकर यहां पर नार्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, अलग दिया जाता है। इसी कारण यह चर्चा में हमेशा रहता है। अब यहां अगर हम बात कर लें एलिस बिलियात्स्के की, जो बेलारूस के हैं, इन्होंने मानवाधिकार को लेकर तमाम सारी कोशिशें की हैं। साथ ही साथ ये ऐसे हैं कि इनके द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर ही कि मानवता को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, इसी आधार पे ये जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, उस घोषणा के दौरान भी अभी तक ये मानवाधिकार के आयोगों को लेकर या मानवाधिकार के मांगों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और अधिकतम समय इनका जेल में बीतता है। और इन्होंने अपने इस मानवाधिकार से जुड़ने के लिए कई संस्थाएं बना रखी हैं जो मानवाधिकार के सापेक्ष बातें रखी जाती हैं। अगर बात करें मेमोरियल की, तो वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद से संबंधित तमाम सारे देशों के जो मानवाधिकार के संगठन हैं वो शांति और सुरक्षा की बातें कर रहे थे। उसमें रूस का एक जो संस्थान है मेमोरियल, यह भी इसी क्रम में शामिल था। साथ ही साथ यूक्रेन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज भी इसी क्रम में शामिल था। तो आपको जरूर ध्यान रखना है
कि रूस और यूक्रेन की दो संस्थाएं हैं और एलिस बिलियात्स्की जो बेलारूस के हैं, इनको मिलाकर दो संस्थाएं और एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने पढ़ रखी है, जैसे अगर हम बात करें एलिस बिलियात्स्की की और मेमोरियल की और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की, तो यहां से आपको जरूर ध्यान रखना है कि शांति के नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन रहे, तो ये लोग रहे। अब यहां अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो आपको जरूर याद रखना है मेडिसिन में किसे दिया गया है, तो स्वांते पाओ। किसे दोस्तों? स्वांते पाओ को दिया गया है। और ये किस देश से हैं? ये स्वीडन के हैं। कहां से हैं? स्वीडन के हैं। और इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है? तो पैलियोजीनोम के क्षेत्र में कार्य किया है। अगर हम बात करें फिजिक्स में भौतिक विज्ञान के लिए, तो आपको 3 व्यक्तियों को याद रखना है, ऑफसेट, साथ ही साथ जिंगलर, साथ ही साथ क्लोजर जो है, ये 3 व्यक्ति हैं। इनको क्वांटम सिद्धांत के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2022 का भौतिक के क्षेत्र में। अगर हम बात करें रसायन के क्षेत्र में, तो यहां भी 3 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया था एक मेंडल है, साथ ही साथ बेरी शार्पलेस हैं और ब्लास्की हैं। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको क्लिक रसायन में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। और लास्ट में आपका साहित्य, एक अभी हाल ही में हमने पढ़ा है, तो एनेक्स जो है, एनेक्स हैं, ये किस देश से संबंधित हैं? ये फ्रांस से संबंधित हैं। इनको भी नोबेल पुरस्कार 2022 के साहित्य का दिए जाने की घोषणा की गई है। हमने यहां पर रिवीजन, आपके जो महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार थे वहां से रिवीजन के रूप में आपको बता दिया, मेडिसिन में कौन, भौतिक में कौन, रसायन में कौन, साहित्य में कौन, और यहां शांति के क्षेत्र में कौन प्राप्त किया है 2022 का नोबेल पुरस्कार। आने वाली परीक्षाओं में यहां से प्रश्न लगातार बनेंगे, आप इसको जरूर ध्यान रखें, आप इसको याद करते रहें। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में एंटी डस्ट अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ किया गया? तो यहां देखिए, पहला दिया गया हरियाणा, दूसरा दिया गया मध्य प्रदेश, तीसरा दिल्ली, चौथा महाराष्ट्र। तो यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों, ये दिल्ली होगा। दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। और ये कब से किया जाएगा? तो ये 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यह प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो विगत वर्षों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यह जानकारी हम लोगों ने कर रखी है कि वायु प्रदूषण में विश्व में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण किस स्थल पे है? तो लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे प्रदूषित लगातार 2 वर्षों से राजधानी के रूप में कौन रहा है? तो राजधानी के रूप में ये दिल्ली रहा है। कौन रहा है? दिल्ली रहा है। और इस दौरान आपके इसी माह में दीपावली का त्योहार आने वाला है, तो उस दौरान पटाखे, साथ ही साथ तमाम सारे और अन्य कंपोनेंट हैं जो वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा 6 अक्टूबर से 6 नवंबर में एंटी डस्ट अभियान प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। और यहां पर जो निर्माण कार्य हैं इस दौरान बंद किए जाने की घोषणा भी की गई है। अब दिल्ली से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। अगर बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको याद रखना है उपराज्यपाल कौन है? तो याद रखना है विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं, ये यहाँ के उपराज्यपाल के रूप में हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया। दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 70 सीटें दिल्ली में विधानसभा की हैं। और 7 सीटें जो है दोस्तों, ये कहां? ये संसदीय सीटें कितनी हैं? तो संसदीय सीटें 7 हैं। यहां से एक प्रश्न और याद रखिए, रायसीना
पर्वत पर रायसीना पर्वत हाल ही में चर्चा में रहा है, तो आपको याद रखना है रायसीना पर्वत पर ही राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। यहीं से रायसीना डायलॉग का भी आयोजन किया जाता है, आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें यहां दिल्ली से एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों 1911 में किया गया था और इसी के आधार पर कलकत्ता को राजधानी से परिवर्तित करके 1912 में दिल्ली को राजधानी के रूप में चुना गया। अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, हाल ही में राजपथ दिल्ली से स्थित है, तो आप राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ, राजपथ का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि नया संसद भवन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो टाटा के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। एक पिक्चर के माध्यम से देखिए यहां दिया गया है ग्रीन वार रूम, विंटर एक्शन प्लान। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया, यह आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसके द्वारा एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष, यहां याद रखना है दक्ष प्रारंभ किया गया? मतलब यहां पूछा जा रहा है किसके द्वारा दक्ष प्रारंभ किया गया, और दक्ष क्या है? तो यह एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसका नाम दक्ष रखा गया है। विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला वित्त आयोग, दूसरा नीति आयोग, तीसरा चुनाव आयोग, चौथा आरबीआई। अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां की जितनी भी संस्थाएं दी गई हैं हमेशा चर्चा में रहती हैं और लगातार यहां से प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम जाने तो यहां जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर डी सही है। आरबीआई के द्वारा दक्ष पोर्टल प्रारंभ किया गया। इसका कार्य क्या है? तो बैंकिंग प्रणाली का निगरानी, बैंकिंग कार्य प्रणाली का निगरानी रखने के लिए प्रारंभ किया गया है दक्ष। अब आरबीआई से संबंधित आपको जरूर याद रखना है, अगर हम बात करें कि आरबीआई का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, तो यंग हिल्टन आयोग के आधार पर आरबीआई का गठन किया गया था। अगर अधिनियम पूछा जाए दोस्तों, तो अधिनियम 1935 के आधार पर। अगर बात की जाए कि पहले गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ओसबोर्न स्मिथ जो हैं ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे। लेकिन अगर यही भारतीय पूछा जाए तो इसका उत्तर सीडी देशमुख होगा। यहां पर याद रखना है इस दौरान यहां पर इसका मुख्यालय कौन सा स्थल था, तो कोलकाता, पहले मुख्यालय इसका कोलकाता था। और यहां पर जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी, 1 जनवरी 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो उस दौरान से इसका मुख्यालय कहां पर परिवर्तित किया गया? इसका मुख्यालय मुंबई में परिवर्तित किया गया। अब अगर हम बात करें कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर या भारत के गवर्नर कौन है, तो आपको याद रखना है आरबीआई के गवर्नर जो हैं ये शक्तिकांत दास जी जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। अब यहां अगर हम वित्त आयोग के बारे में बात करें, कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में गठित है, तो आपको याद रखना है 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। और भारत के पहले वित्त आयोग के रूप में कौन थे, तो केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है, तो 15वें वित्त आयोग एनके सिंह, इनका नाम है नंद किशोर सिंह। अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में दोस्तों, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर सरकार की थिंक टैंक के रूप में किसकी स्थापना हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी,
25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन होता है। इसी कारण प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारत के पहले चुनाव आयोग के प्रमुख कौन थे, तो सुकुमार सेन पुरुष के रूप में। अगर महिला के रूप में बात करें तो रमा देवी। और वर्तमान में भारत के 25वें कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो राजीव कुमार जी जो हैं ये प्रमुख चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां पर कि हाल ही में जो जनगणना प्रारंभ की गई है ये कौन सी जनगणना है, तो 16वीं जनगणना है। और इसके प्रमुख कौन हैं, तो आपको याद रखना है डॉक्टर विवेक जोशी। और 15वीं के कौन थे, तो सी चंद्रमौली जी जो हैं ये इसके 15वीं जनगणना के मुख्य आयुक्त के रूप में थे। ये सारी जानकारियां कहीं ना कहीं परीक्षाओं से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इसका एक उद्देश्य है कि आपकी सफलता में ये सारे प्रश्न अगर आते हैं तो वो सारे प्रश्न गलत ना हो और आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में पहला योगासन में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो देखिए पहला दिया गया मीराबाई चानू, दूसरा विनेश फोगाट, तीसरा पूजा पटेल और चौथा निकाहत जरीन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा, पूजा पटेल। अब सबसे पहले हम ये जाने कि ये 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ये गुजरात राज्य में किया जा रहा है और गुजरात राज्य के 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका शुभंकर क्या रहा है, तो आपको याद रखना है इसका शुभंकर जो है सावज, इसका शुभंकर क्या है, सावज है। साथ ही साथ अगर बात करें राष्ट्रीय खेलों का शुरुआत कब से हुआ, तो आपको जरूर याद रखना है सबसे पहले 1924 में भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से इसका शुरुआत हुआ, जो कि कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था। अगर हम बात करें 1940 ईस्वी की, तो 1940 में इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय खेल के रूप में परिवर्तित किया गया। अगर हम बात कर ले यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो जो अब की 36वां क्रम जो है ये राष्ट्रीय खेलों का, इसका शुभंकर जो सावज है, साथ ही साथ इसमें कुछ नए खेल जोड़े गए और उन खेलों में योगासन, ध्यान रखना है योगासन पहली बार जोड़ा गया और इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन रही, तो पूजा पटेल जो है ये योगासन में स्वर्ण पदक विजेता रही। कौन रही, स्वर्ण पदक विजेता के रूप में रही। इससे पहले कहां हुआ था राष्ट्रीय खेल, तो दोस्तों ये 2015 में केरल में आयोजन इसका हुआ था। कहां हुआ था, केरल में इसका आयोजन हुआ था। अब महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में विकल्प दिए गए हैं, यह भी आपको जरूर याद रखना है। हाल ही में संपन्न हुआ है कॉमनवेल्थ गेम का कौन सा संस्करण था, 22वां संस्करण था। कहां पर आयोजन किया गया था, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन किया गया था। और भारत के तरफ से पहली पदक विजेता या पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन रही, तो मीराबाई चानू रही। अगर हम बात करें विनेश फोगाट की, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इसका आयोजन कहां किया गया था, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया था। और भारत के लिए 2 कांस्य पदक कुश्ती में महिला के रूप में विजेता कौन रही या पहली विजेता कौन रही, तो विनेश फोगाट रही। अगर हम बात करें निकाहत जरीन के बारे में, तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसका आयोजन कहां किया गया था, तुर्की में किया गया था। आपको याद रखना है कि भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो निकाहत जरीन ने जीता था। साथ ही साथ आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम में भी स्वर्ण पदक बॉक्सिंग में किसने जीता था, निकाहत जरीन ने जीता था। साथ ही साथ समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में कौन कौन रहे, तो शरद कमल रहे और निकाहत जरीन रहे। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर रिलेट करना है, याद करना है, ये परीक्षाओं में आपके लिए मददगार जरूर साबित होंगे। आइए यहां देखिए आपको एक थीम दिखाया गया है, 36वां नेशनल गेम्स गुजरात और सेलिब्रेटिंग यूनिटी
थॉट और स्पोर्ट। यहां आपको पूजा पटेल का पिक्चर भी दिखाया गया है, योगासन में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आइए अगले प्रश्न को देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए पहला दिया गया पेरिस, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा मिस्र, चौथा ग्लासगो। अब यहां जो हम सही विकल्प हमारा देखें तो विकल्प नंबर बी सही होगा, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। साथ ही साथ इस संस्था से आपको जरूर ध्यान देना है, विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय मुख्यालय, विश्व का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो कि भारत में है, वो कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। और भारत के कहां स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। अब अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना पेरिस में, आपको ध्यान रखना है, COP 21 के दौरान इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी। और कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो 2014 में इसकी घोषणा की गई थी। अगर बात करें किन किन देशों के सहयोग से, भारत और फ्रांस के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी और 2014 के COP 21 के दौरान। अगर हम बात कर लें कि वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें सदस्य देशों में नवीनतम सदस्य देश के रूप में 101वां के रूप में USA है और 102वां के रूप में एंटीगुआ और बरमुडा जो है दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां और 102वां देशों के रूप में है। अगर हम बात करें यहां पेरिस की, तो आपको याद रखना है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। अगर बात करें 34वां की, तो इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। अगर बात करें 35वां की, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। हम यही बात करें मिस्र की, तो COP 27 का आयोजन कहां किया जाना है? तो मिस्र में किया जाना है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। अगर बात करें ग्लासगो की मित्रों, तो ग्लासगो शहर किसका है? स्कॉटलैंड का है और इसकी राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है। कौन है? एडिनबर्ग है। और ग्लासगो में COP 26 का आयोजन किया गया था। आपसे हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ था, तो विश्व में सबसे रहने योग्य सुगम स्थल के रूप में किसे चुना गया था? तो स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग को सबसे सुरक्षित शहर के रूप में चुना गया था। आपको ध्यान रखना है। यहां देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थापन सम्मेलन, और इसे देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, शॉर्ट में इसे ISA के नाम से भी जाना जाता है। और यहां देखिए आपके जो नेतृत्व टीम है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जरूर याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो RK सिंह, और ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। आपको इनको ध्यान रखना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो RK सिंह है। और इन्हीं की अध्यक्षता में 5वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन का बैठक किया जाना है। चौथे को भी देख लें कि इसके पहले चौथा का आयोजन कहां किया गया था? तो 2018 में इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। आप इसको भी ध्यान रखें। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की 3री क्षेत्रीय इकाई कहां स्थापित की गई? देखिए हमारा विकल्प दिया गया है, पहला इंदौर, दूसरा पंचकुला, तीसरा मुंबई, चौथा गांधीनगर। यहां जो हमारा सही विकल्प है ये मुंबई में किया जाएगा। अब यहां अगर हम बात करें, आपको ध्यान रखना है प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो ये अधिनियम 2002 के द्वारा 2003 में स्थापित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर
इसके द्वारा जो अन्य शहर नियुक्त किए गए हैं या स्थापित किए गए हैं इनकी इकाइयां, वो पूर्व में कौन सी है? तो आपको याद रखना है कोलकाता। कोलकाता जो है ये पूर्व में स्थापित किया गया है इकाई के रूप में। अगर हम दक्षिणी की बात करें तो चेन्नई, कौन सा है दोस्तों? चेन्नई में स्थापित किया गया है इकाई। और पश्चिम की, जो कि प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना मुंबई, इसकी स्थापना दोस्तों मुंबई में की जा रही है या किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां दिए गए शहरों की, तो इंदौर के बारे में बात करें तो छठवीं बार लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कौन सा शहर चुना गया है? तो इंदौर चुना गया है। और ये किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश को ही सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा भी प्रदान किया गया है। अगर बात करें पंचकुला की दोस्तों, तब पंचकुला हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। और आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया था? जो कि चौथा संस्करण था, इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। और पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? हरियाणा रहा। साथ ही साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर पूछा जाए तो इसका आयोजन ये दूसरा था और इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। और यहां पदक तालिका में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में जैन यूनिवर्सिटी रही। अगर बात करें गांधीनगर की बात दोस्तों, तो गांधीनगर से आपको याद रखना है हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 के किए जाने का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। और यह कहां किया जाएगा? तो गांधीनगर में किया जाएगा डेफ एक्सपो 2022। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है गांधीनगर से मुंबई के लिए भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ की गई। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर रिलेट रखना है, इसको याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की प्रायिकता अधिकतम है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लें। हाल ही में भारत के किस राज्य में श्री मानोत्सवम का आयोजन किया गया? अब यहां देखिए, पहला हमारा दिया गया है तेलंगाना, दूसरा लद्दाख, तीसरा मणिपुर, चौथा आंध्र प्रदेश। अब यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर डी सही होगा। आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए, यहां छोटे से पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है। इस उत्सव में होता क्या है? जो इस उत्सव के आयोजक होते हैं, पुजारी जिन्हें कहा जाता है, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, ये 55 फीट लंबी पोल पर बैठे होते हैं और यहां से अपने अनुयायियों को या अपने भक्तजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसा इस उत्सव के द्वारा जाना जाता है या ऐसा इस उत्सव में दिखाया जाता है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो आपको याद रखना है एक उत्सव बधुकम्मा फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में किया जाता है। और तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 2014 को नवीनतम भारत के 29वें राज्य के रूप में गठन किया गया था तेलंगाना का। और किससे अलग हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नवीनतम राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। अब आंध्र प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। कौन है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से फलों के उत्पादन में भारत का पहला कौन सा राज्य है पहले स्थान पे? तो आंध्र प्रदेश है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत का 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की जा रही है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में किया जा रहा है।
अब आपसे एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनात्मक हैं। तो याद रखें, भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनात्मक हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ यही याद रखिए बिहार, और आप याद रखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र। याद रखें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लद्दाख से, तो एक प्रश्न पूछा जाता है लोसर महोत्सव का संबंध या स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? तो ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। अगर आपसे पूछे लोसांग फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है लोसांग फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से है। अगर बात करें बोनालू महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो तेलंगाना से है। बात करें पोंगल का, तो तमिलनाडु से है। बात करें जल्लीकट्टू का, तो यह भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और यहां मणिपुर से भी ध्यान रखें, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केओ लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र है। साथ ही साथ यहीं पे संगाई हिरण पाया जाता है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में FIH के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2022 की घोषणा किया गया। अब यहां देखिए, हाल फिलहाल के दिनों में FIH के द्वारा लगातार आपके जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में और राइजिंग स्टार प्लेयर के रूप में, साथ ही साथ गोलकीपर के रूप में और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कारों की या चुनने की घोषणा की जा रही है। तो यहां पर आपको जरूर याद रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो आप ध्यान रखें कि प्रश्न है आपका, हाल ही में FIH के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2022 की घोषणा की गई है, तो किसे चुना गया है? तो देखिए, पहला विकल्प हरमनप्रीत सिंह, दूसरा विवेक कुमार, तीसरा PR श्रीजेश, इसमें चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही विकल्प हमारा यह हरमनप्रीत सिंह, ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, आपको याद रखना है। और FIH के द्वारा या अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो यहां चुना गया है किसे? हरमनप्रीत सिंह को। किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को। अब कुछ इस वर्ष में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो चुने गए हैं ईयर के रूप में, आप उनको रिकॉल कर लें तो आपको यहां प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी ध्यान रखें, FIH के द्वारा इमेजिंग प्लेयर के रूप में किसे चुना गया है? तो 2022 का विवेक कुमार जी को इमेजिंग प्लेयर के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें ICC के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो शाहीन अफरीदी को चुना गया है। और क्रिकेट टेस्ट में बात करें तो टेस्ट में जो रूट को चुना गया है। और महिला के रूप में बात करें तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। अगर हम यही बात करें BCC स्पोर्ट वुमेन के रूप में किसे चुना गया है? तो आप ध्यान रखें, स्पोर्ट वुमेन के रूप में मीराबाई चानू को चुना गया है। साथ ही साथ अगर यही ध्यान दें तो भारतीय फुटबॉल संघ के रूप में किसे बेस्ट फुटबॉलर के रूप में सुनील छेत्री को। और अगर बात करें मनीषा कल्याण को बेस्ट महिला के रूप में फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। अब हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार FIH के द्वारा
जो घोषणा की गई है खिलाड़ियों की, अगर उनके बारे में हम पुनः एक बार रिकॉल कर लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? पुरुष वर्ग में सर्जियो रैमोसी को, और ये किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। और महिला वर्ग में मुमताज खान को, ये कहां से संबंधित है? लखनऊ से संबंधित है। अगर हम बात करें FIH पुरुष गोलकीपर के रूप में किसे चुना गया है? तो पुरुष वर्ग में PR श्रीजेश को चुना गया है, और इन्हीं को एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है, और ये लगातार दूसरी बार है। और महिला के रूप में सविता पुनिया हैं, ये भी लगातार दूसरी बार चुनी गई हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो अभी हमने कहा कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है, और महिला के वर्ग में, यहां आपको याद रखना है, महिला वर्ग में पेलिस अल्बर्स को चुना गया है। ये कहां से संबंधित हैं? ये डच से संबंधित हैं, ये डच की वासी हैं, आपको याद रखना है। FIH के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और पेलिस अल्बर्स को चुना गया है, जो कि डच देश से हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हमारा विकल्प जो दिया गया है, पहला राजनाथ सिंह, दूसरा हरदीप सिंह पुरी, तीसरा एस जयशंकर, चौथा अमित शाह। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। एस जयशंकर जी ने न्यूजीलैंड, ऑकलैंड जो शहर है न्यूजीलैंड का, यहां से मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब यहां न्यूजीलैंड की बात हो रही है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, और यहां की प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिंडा आर्डर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एस जयशंकर जी से संबंधित, तो भारत के विदेश सचिव, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं ये एस जयशंकर जी हैं। साथ ही साथ अगर राजनाथ सिंह जी के बारे में बात करें तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी हैं। अगर बात करें हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में, तो आपको याद रखना है आवास एवं शहरी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। अगर बात करें अमित शाह जी के बारे में, तो याद रखें गृह मंत्री के रूप में कौन है? तो अमित शाह जी हैं। साथ ही साथ सहकारिता मंत्री, या भारत के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अमित शाह जी को चुना गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर हम नियुक्ति से संबंधित अगर बात करें, तो हाल ही में भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है कौन है? तो यहां याद रखिए आप विनय मोहन क्वात्रा जी को भारत का विदेश सचिव के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें हाल ही में भारत के महान्यायवादी के रूप में चुने गए हैं, तो किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है आर वेंकट रमण जी को भारत का महान्यायवादी के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मनोज सोनी जी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं नियुक्ति से संबंधित, जो कि आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है, और आपसे 2 शब्द के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। देखिए, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। मतलब आप अपना जितना भी एनर्जी है 100% एनर्जी लगा लीजिए, यकीन मानिए आप सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।